रोशनपुर गांव में राधा अपने पति और सास के साथ रहती थी। राधा का पति मोहन अक्सर बीमार रहता था, इसीलिए वे काम पर नहीं जा पाता था, जिस कारण राधा को गृहस्थी चलाने में परेशानियां हो रही थी। परंतु राधा भगवान में बहुत विश्वास रखती थी। इसी तरह एक दिन राधा मंदिर से पूजा करके लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक महात्मा मिले। राधा ने उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। क्या बात है बेटी, तुम्हें कोई कष्ट है तो मुझे बताओ। हाँ बाबा, मेरे पति अक्सर बीमार रहते हैं। इस तरह राधा महात्मा को सारी बात बताकर रोने लगती है। रो मत बेटी, ये लो। ये क्या है बाबा? ये अंगूठी कोई मामूली अंगूठी नहीं है, ये एक जादुई अंगूठी है जिससे तुम किसी का रूप भी धारण कर सकती हो। राधा महात्मा से जादुई अंगूठी ले लेती है और बहुत खुश होकर घर चली जाती है। पर राधा जैसे ही घर पहुंचती है, उसकी सास बोलती है, बहू, तुम्हें आज इतनी देर कैसे हो गई? माँ जी, आज रास्ते में एक महात्मा जी मिल गए थे, तो बस उन्हीं का आशीर्वाद लेने लगी थी। अच्छा ठीक है, खाने में जल्दी से कुछ बना दे। मोहन की दवाई का समय हो गया है और मुझे भी जोर की भूख लगी है। ठीक है माँ जी। अच्छा ठीक है बहू, जब तक तू खाना बना रही है तब तक मैं पड़ोस में होकर आती हूँ। इतना कहकर सास चली जाती है। बनाऊं तो क्या बनाऊं, कुछ है ही नहीं घर में। क्यों ना मैं अंगूठी को आजमा कर देखूं, पर किसका रूप धारण करूं? अरे हाँ, क्यों ना अपने पड़ोस में रहने वाली विमला भाभी का रूप धारण कर लूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। राधा विमला का रूप धारण कर दुकान पर जाती है। अरे ओ भैया, थोड़ा राशन दे दो। अरे बहन जी, आइए आइए, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। बताइए क्या तोल दूं? भैया 5 किलो आटा, 5 किलो चावल और 2 किलो दाल दे दो। दुकानदार सामान तोलकर विमला को देते हुए कहता है, ये लो बहन जी, आपके पूरे 550 रुपए हो गए जी। ठीक है, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, बाद में दे दूंगी। ठीक है बहन जी, आते रहिएगा। राधा सामान लेकर घर आ जाती है और बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत काम की चीज है। फिर राधा अपने रूप में आकर खाना बनाने चली जाती है। शाम को राधा की सास राधा से कहती है, अरे ओ बहू, आज मेरा खीर खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। राधा खीर बनाने के लिए रसोई में जाती है और देखती है डिब्बे में चीनी खत्म है। लेकिन इस बार राधा परेशान नहीं होती और अपनी पड़ोसन कमला भाभी का रूप धारण कर राशन की दुकान पर चली जाती है। भाई साहब, 2 किलो चीनी दे दो, घर में चीनी बिल्कुल खत्म हो गई है। बिल्कुल जी बिल्कुल। भाई साहब, चीनी के पैसे मैं कल ही दूंगी। अरे अरे अरे, कैसी बात कर रही हो बहन जी? ना शर्मिंदा कर रही हो आप, कल दे देना। इसी तरह राधा अलग अलग लोगों का रूप धारण कर सामान ले आती थी। कुछ दिनों बाद राधा के पड़ोस में रहने वाली विमला और कमला दोनों ही घर का कुछ सामान लेने उसी दुकान पर जाती हैं, जहां से राधा सामान उधार लाई थी। आइए बहन जी आइए, लगता है कल वाले पैसे देने आई है। भैया, मुझे 10 किलो आटा दे दो और मुझे 5 किलो चावल दे दो। कल ही तो इतना सारा राशन लेके गई थी और आज खत्म भी कर दिया। हे भगवान, लॉकडाउन में तो इन्होंने जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया। ये लो बहन जी, पिछला हिसाब जोड़ के 1000 रुपए हो गए जी आपके। विमला हैरान हो जाती है। फिर राशन वाला कमला से बोलता है, और बहन जी, आपका पिछला हिसाब जोड़ के 800 रुपए हो गए जी। दुकानदार की बात सुनकर कमला भी हैरान हो जाती है और दोनों एक साथ बोल पड़ती हैं, भाई साहब, मैं तो इससे पहले कोई सामान लेकर नहीं गई। हाँ हाँ, मैं भी लेकर नहीं गई। उसी समय राधा विमला का रूप धारण कर राशन लेने दुकान पर आ जाती है और जब कमला, विमला और दुकानदार तीनों को एक और विमला नजर आती है
तो वह हैरान हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ हूँ, तुम कौन हो? यह सुनकर राधा को समझते देर नहीं लगती कि उसका सच सबके सामने आ गया और वो रोने लगती है। रोते रोते राधा अपने रूप में आ जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी। तुम झूठी हो, तुम बेईमान हो, तुम्हें हमारे यहाँ आसपास रहने का कोई अधिकार नहीं। हाँ, तुम ये गांव छोड़कर चली जाओ, वरना हम ये बात पंचायत तक लेकर जाएंगे। उसी समय कमला के घर से दो व्यक्ति उसके बच्चे को किडनैप करके भाग रहे थे। कमला की नजर उन लोगों पर पड़ती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, चोर चोर, कोई मेरी मदद करो। राधा भी यह देख लेती है और देर ना करके झट से एक दरोगा का रूप धारण कर चोरों को पकड़ लेती है। ये शोर सुनकर सब अपने घरों से निकलकर बाहर आ जाते हैं और बच्चा चोर गैंग की खूब धुलाई करते हैं। मुझे छोड़ दो, मत मारो, अरे कोई बचाओ मुझे। अपने बच्चे की सलामती देख कमला की आंखें भर जाती हैं और वह राधा का धन्यवाद करती है। इस तरह विमला और कमला राधा को माफ कर देती हैं और राधा उसी गांव में सबके साथ रहने लगती है और जादुई अंगूठी का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करती। किसी गांव में वीना अपने बेटे रमन के साथ रहती थी। वीना के पति का देहांत काफी साल पहले हो गया था। उस दिन से लेकर आज तक वीना अपने बेटे रमन को अकेले ही पाल रही थी। रमन काफी बड़ा हो गया था और उसकी उम्र शादी की हो चुकी थी। वीना अपने बेटे के लिए एक अच्छी और घरेलू बहू तलाशने लगती है। कुछ ही दिन में रमन के लिए एक निधि नाम की लड़की का रिश्ता आता है। निधि बहुत सुंदर थी पर बहुत बड़बोली थी। रमन और निधि की शादी हो जाती है। निधि अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रहने लगती है। एक दिन वीना की सहेली सुनीता उसके घर आती है। वह अपनी बहू की बुराई वीना से करने लगती है। निधि यह सब सुन लेती है और सुनीता के पास जाकर बोलती है, बोलूंगी तो कहोगे बोलती है, पर चुगली लगाते हुए थोड़ी शर्म तो आनी ही चाहिए। भला अपनी बहू को बेटी समझकर माफ करने में आपको क्या तकलीफ है? सुनीता निधि की ये बात सुनकर मुंह बना लेती है। अरे वीना बहन, तेरी बहू में तो संस्कार नाम की कोनो चीज ही नहीं है। मेरी सास को भड़का रही हो? कुछ तो शर्म करो सुनीता काकी। यह बोलकर निधि वहाँ से चली जाती है। अरे सुनीता, मेरी बहू बहुत अच्छी है, बस थोड़ी बड़बोली है, उसकी बात का बुरा मत मान। संभालना, कहीं बेलगाम घोड़े की तरह ना हो जाए तेरी बहू की जबान। ऐसा कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। वीना अपनी बहू निधि को समझाती है और अपनी ज्यादा बोलने की आदत को कम करने के लिए कहती है। निधि अपनी सास की बात बहुत ध्यान से सुनती है पर उसे कोई असर नहीं होता। कुछ दिन बाद सुनीता फिर से वीना से मिलने के लिए आती है। वीना और सुनीता बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी निधि वहाँ आती है। अरे सुनीता काकी, नमस्ते, आज फिर आ गई तुम। कहो क्या खबर लाई हो? अरे बहू, मेहमानों से ऐसे बात करते हैं क्या? सॉरी सासू माँ, तुम कहो काकी, क्या लोगी? जहर दे दूं या लाठी से सिर फुड़वाना पसंद करोगी तुम? अरे वीना बहन, अगर मेरी बेइज्जती ही करनी थी तो मुझे घर पर ही क्यों बुलाया? सुनीता वहाँ से चली जाती है। वीना फिर से निधि को समझाती है और उसे अपनी आदत सुधारने की सलाह देती है, पर निधि टस से मस नहीं होती। वे गांव के सभी लोगों से जरूरत से ज्यादा ही बोलती थी। उसकी इस आदत की वजह से लोग उनके घर आना जाना बंद कर देते हैं। कुछ महीनों बाद निधि एक बेटे को जन्म देती है, जिसकी खुशी में वह एक दावत रखते हैं और गांव के सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। सुनीता भी अपनी बहू के साथ उनके घर दावत पर जाती है। वीना बहन, मुबारक हो, तू दादी बन गई, और बहू तुम्हें भी मुबारक हो। धन्यवाद काकी, आज अच्छे से खा पी कर जाना, क्योंकि तुम्हारी बहू तो तुम्हें कुछ खाने को देती ही नहीं है ना। निधि की इस बात को सुनते ही सुनीता की बहू सुनीता पर भड़क उठती है, जिस कारण सुनीता को गुस्सा आ जाता है और वे दोनों वीना के घर पर ही लड़ने लगती हैं। सभी लोग दावत का आनंद उठाकर उनकी लड़ाई देखने लगते हैं। निधि उन सब लोगों को खड़ा देख मौके से नहीं चूकती और बोलती है, अरे
आप सब खाना खाओ, मुफ्त की दावत हर रोज नहीं मिलती है। इनके चक्कर में फ्री का खाना भी हाथ से निकल जाएगा। वैसे भी ये दोनों तो हर रोज ऐसे ही लड़ती रहती हैं। निधि की यह बात दावत में आए सभी लोगों को बहुत चुभती है, इसलिए वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। सुनीता और उसकी बहू भी वहाँ से लड़ते हुए ही चली जाती हैं। वीना को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है। देखो बहू, यह सब नाराज होकर चले गए हैं और मुझे लगता है गांव के बाकी लोगों की तरह ये सब भी कभी हमारे घर नहीं आएंगे। तुम इन सब से माफी मांग लो। सासू माँ, मैं माफी क्यों मांगू? मैंने तो सच ही कहा है। और वैसे भी अगर ये लोग सच नहीं सुन सकते तो जाने दीजिए, हमें इनसे क्या मतलब। इसी तरह समय बीतता जाता है, पर गांव वाले कभी भी वीना के घर नहीं आते जाते। एक दिन अचानक निधि के पति की तबीयत खराब हो जाती है और इस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, पर उस समय भी कोई उनके घर नहीं आता। ये देखकर निधि को बहुत बुरा लगता है और वह समझ जाती है कि उसके बड़बोलेपन की आदत के कारण कोई उनके सुख दुख में भी शामिल नहीं होना चाहता है। वह सभी गांव वालों से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।